तो आज हम लोगों ने पिछली क्लास में लेबर का टर्नओवर पढ़ा था। आज हम लेबर चैप्टर को थोड़ा बेसिक से संभालते हैं और थोड़ा थ्योरी भी पढ़ते हैं, क्योंकि लेबर चैप्टर इज मोर ऑफ थ्योरी। सो काफी सारी थ्योरीज आ जाती हैं, तो क्यों ना हम थ्योरी को भी डिस्कस कर लें ताकि बाद में रटने की जरूरत ना पड़े। तो लेबर चैप्टर के अंदर शुरू करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट। तो सबसे पहले जो मुझे बताना है वो ये बताना है कि जो लेबर है वो दो तरह की होती है। वन इज डायरेक्ट लेबर एंड अदर इज इनडायरेक्ट लेबर। ये बात तो मैंने आपको शुरू में बताई थी क्या होती है। डायरेक्ट लेबर वो जो प्रोडक्शन पे काम करती है, वर्क्स ऑन प्रोडक्शन, और वो भी डायरेक्टली प्रोडक्शन पे काम कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है। मान लीजिए मोबाइल फोन कंपनी है, तो जो मोबाइल फोन की सारे असेंबली बन रही है, जो मोबाइल फोन के ऊपर सब लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने में लगे, दैट इज ऑल डायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है? इनडायरेक्ट लेबर होती है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, दोज हु डू नॉट वर्क ऑन प्रोडक्शन डायरेक्टली। ऑब्वियसली वो कहीं हेल्प भी कर रहे होंगे। आप बोलिए जी वो तो ऐसा बंदा है जो गोडाउन में माल उतारता है, तो क्या हो गया, वो भी तो हेल्प ही कर ही रहा है। नहीं नहीं नहीं, मगर वो प्रोडक्शन पे काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। ओके, सो जो डायरेक्ट लेबर है वो हमारे डायरेक्ट वेजेस में आता है। ये बात आप अच्छे से क्लैरिटी से बहुत पहले पढ़ चुके हैं। और जो इनडायरेक्ट लेबर है वो सारा का सारा ओवरहेड्स में आता है, करेक्ट। अब इन लेबर को पेमेंट करने के लिए कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली जैसे एचआर डिपार्टमेंट है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, पेरोल डिपार्टमेंट होता है। इसके अलावा इनके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो इन लेबर को मोटिवेट करने के लिए, काम कराने के लिए हम कई तरह की पेमेंट्स करते हैं। बट वो पेमेंट्स का कैसे किया जाएगा? उनका पेमेंट्स का जो तरीका होता है वो दो तरीके के होते हैं। जो वेज पेमेंट मेथड्स हैं लेबर की, they are basically on based of two types. One is time wages and other is called as piece wages. टाइम वेजेस का मतलब होता है जो टाइम के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा, और पीस वेज का मतलब प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। जैसे बहुत सारे यूनिट्स के अंदर टेलर्स को दिया जाता है कि आपको हम लोग से 200 रुपी पर पीस देंगे या 100 रुपी पर पीस देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो स्टिचिंग करके जो पूरा फिनिश्ड आउटपुट तैयार करेंगे तो उनको 100 रुपी पर पीस मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज पीस वेज। वाइल सैलरी मिल रही है सुबह 9 बजे आकर के शाम को 6 बजे जाने की या 5 बजे जाने की, दैट इज कॉल्ड एज टाइम वेज, राइट। सो व्हाट इज टाइम वेज? Time wage is a wage according to the time present. जितना टाइम वो प्रेजेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो वेजेस दिया जाएगा उसको टाइम वेज बोलते हैं। और व्हाट इज पीस वेज? पीस वेज इज अ वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। कितना आउटपुट आ रहा है उसके बेसिस पर हमारे को क्या कहते हैं? हम पीस वेज कहते हैं। दिस इज टाइम वेज एंड दिस इज पीस वेज, करेक्ट। तो ये दो तरह के हमारे वेजेस हुए, एक टाइम बेसिस पे बनता है और एक पीस वेजेस पे बनता है, मतलब पर यूनिट बनता है। उसके बाद हमने आगे क्या कहा? नंबर 1 हमने जो चीज बात बोली है वो ये बोली है कि अगर टाइम वेजेस है तो टाइम वेजेस के अंदर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बंदे को टाइम के अकॉर्डिंगली काम मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ऑब्वियसली मैं सबके डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे तो दूसरे का एडवांटेज बन जाएगा, राइट। यहाँ पर लेबर वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि उनको पता है भाई सुबह 9 बजे आने की सैलरी है, शाम को 5 बजे जाने की सैलरी है। तो एज ए रिजल्ट कभी वो इधर बैठे हैं, कभी उधर बैठे हैं, क्योंकि उनको आउटपुट के अकॉर्डिंगली पैसा नहीं मिल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंगली पैसा मिल रहा है, राइट। दूसरा, यहाँ पर जो टाइम वेजेस होते हैं, आइडल टाइम इंक्रीजेस। जो उनका खाली बैठने का टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। सो आइडल टाइम इंक्रीजेस, राइट। नंबर 3 इज यहाँ पर प्रोडक्शन स्लो हो जाती है। स्लो प्रोडक्शन होती है, इसकी वजह से वो लोग धीरे धीरे काम कर रहे होते हैं, हमारी आउटपुट सफर करती है। यहाँ पर हमें हाई सुपरविजन चाहिए होता है। क्या चाहिए होगा? हाई सुपरविजन। उनको सुपरविजन ठीक से करना पड़ेगा, हाई सुपरविजन। और इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि जो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं
they do not get more salary, do not get more salary, more amount. इसकी वजह से जो एफिशिएंट वर्कर है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं. एफिशिएंट वर्कर गेट्स डीमोटिवेटेड. राइट? यहाँ पर क्योंकि जो एफिशिएंट वर्कर है उनको भी 9 से 5 का वही सैलरी मिल रहा है और एक इनएफिशिएंट वर्कर को भी वही मिल रहा है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है. और दूसरी बात क्या प्रॉब्लम आई, इसकी वजह से जो एफिशिएंट वर्कर है वो भी डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है यार काम करने का फायदा ही क्या है. और एक और 7वां पॉइंट ये है कि यहाँ पर सिंस हमारे को पहले से नहीं पता कि जो सैलरी है वो हमें पता है बट कितना प्रोडक्शन होने वाला है वो नहीं पता, सो कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट नोन इन एडवांस. हमें पहले से नहीं पता होता कि हमारा पर यूनिट क्या कॉस्ट आने वाला है. कि कभी कभी लेबर इतनी ज्यादा ढीली हो जाती है कि उसकी वजह से उनका बहुत कम आउटपुट आता है, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट पर यूनिट बहुत बढ़ जाएगी, कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स. और कभी कभी थोड़ा हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं तो कम भी हो जाती है. इसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट ठीक से मालूम नहीं होता. मगर अगर हम पीस वेज देखें तो डिसएडवांटेज क्या है. पीस वेज के अंदर डिसएडवांटेज का नाम आया तो हमें समझ में आता है. नंबर 1, क्वालिटी डिटीरियोरेट्स. वही बंदा को पर यूनिट मिल रहा है और उसकी वजह से वो क्या करता है, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करता है और जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में क्वालिटी कंट्रोल भूल जाता है, उसकी वजह से क्वालिटी डिटीरियोरेट होती है. इसके अलावा पैसा वो ना सिर्फ प्रोडक्ट खराब करेगा बल्कि रॉ मटेरियल भी वेस्ट करता है, क्योंकि उसको बेसिकली मतलब क्या है, उसको मतलब है कि मैं जल्दी जल्दी काम करूं. जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में जहां वो थोड़ा रॉ मटेरियल बचा सकता है, उसकी वेस्टेज रोक सकता है, वो नहीं रोकता. इसकी वजह से हमारा रॉ मटेरियल बहुत वेस्ट होता है. और इसके अलावा मशीन को भी तोड़ता है वो, राइट? प्रोडक्ट भी तोड़ता है, रॉ मटेरियल भी तोड़ता है, मशीन भी तोड़ता है. मीन्स प्रोडक्ट भी खराब बनाएगा, रॉ मटेरियल में वेस्टेज भी करेगा और मशीन के ब्रेकडाउन्स भी होते हैं. यहाँ पर ब्रेकडाउन्स आर फ्रीक्वेंट. वाई? क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में वो मशीनों को तोड़ देते हैं. जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि मेरी सैलरी पर यूनिट है, इसलिए अगर कोई चीज सपोज मशीनरी गर्म हो रही है और उसको अभी कुछ टाइम चाहिए कि नहीं 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 आपको उसको थोड़ा कूल डाउन करना चाहिए, उसको सफाई ठीक से करना, वो इतना टाइम नहीं लगाना चाहता. वो बोलते मैं क्यों करूं, मेरे को तो जल्दी जल्दी काम करना है ना, मशीन गर्म हो रही है तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है. और अल्टीमेटली वो कभी कभी मशीन को भी डैमेज कर देता है. इसके अलावा वो खुद को भी तोड़ता है, मतलब खुद भी एक्सीडेंट्स से मीट आउट कर देता है. कई बार जल्दबाजी के चक्कर में खुद भी चोट लगवा लेता है. और इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि पर यूनिट मिल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंगली मिल रहा. अब सपोज करिए कि एक बंदा आया ही नहीं या वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है. आपको पता है ज्यादातर इनएफिशिएंट जो लेबर होते हैं वो यूनियन में जरूर होते हैं, राइट? तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि उनको जो इस तरह के खाली बंदे होते हैं जिनको काम कम करना होता है, वो लोग ट्रेड यूनियंस के साथ मिल करके बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. यहाँ पर ट्रेड यूनियन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रहती हैं. और यहाँ अगर मैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पर मिनिमम वेजेस कुछ भी नहीं है. अगर बाय चांस आज आपका सर दर्द हो गया और आपसे काम नहीं किया जा रहा है और आज आप घर चले जाते तो आज आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा. तो हो सकता है कि रात को आपको घर में खाने खाने की भी दिक्कत पड़े. सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे ये भी होगा. इसके अलावा देयर आर सम लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑल्सो. लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स, राइट? तो क्या होता है कि अगर एक वर्कर ओवर काम कर रहा है, वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले रहा है और लगातार सिर्फ इसलिए कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे ज्यादा चाहिए, और उसकी वजह से वो लगातार लगा हुआ है, तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि उनकी हेल्थ भी खराब हो जाती है. तो यहाँ पर ऑल्दो हमारा प्रोडक्शन जरूर बढ़ा, हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हुआ, आइडल टाइम नहीं हुआ, मगर यहाँ पर क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स भी खराब होती है. आपके रॉ मटेरियल को भी तोड़ता है, मशीन भी तोड़ता है, खुद को भी चोट लगवाता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, ट्रेड यूनियन प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, और यहाँ पे एम्प्लॉय को कोई मिनिमम सैलरी भी नहीं मिल रही है. अब जैसे कोविड का वक्त आया, कोविड के वक्त में सब लॉकडाउन में चले गए. अब जिन लोगों की टाइम वेजेस थी, जिन लोगों को परमानेंट मतलब प्रॉपरली उनके वेजेस थे, तो भी बहुत ज्यादातर सभी कंपनीज ने उनको 50%, 80%, 60% कुछ सैलरी जरूर दी, चाहे लॉकडाउन ही क्यों नहीं था. मगर जो पीस वेजेस के एम्प्लॉइज थे उनको तो पर पीस ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बेसिस था. अगर वो अपने घर में काम करने वाले बंदे हैं जो अपने घर से काम कर सकते थे तो उन्होंने ठीक है कमा लिया. मगर जो लोग फैक्ट्री में ही काम कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज घर पे नहीं बन सकती, जैसे सपोज फोन कंपनी है, हम उसको बोले कितने पीस बनाओगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा. अब वो फोन जो है वो घर पे तो नहीं बन सकता ना,
तो एज अ रिजल्ट उनको बिल्कुल कुछ भी सैलरी नहीं मिल पाया और इसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हुई क्योंकि यहाँ पे कोई मिनिमम वेजेस नहीं है, राइट। तो कुछ कंपनीज ने उनको रिम्बर्स किया, कुछ कंपनीज ने उनको रिम्बर्स नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि वो तो पीस वेज है, क्योंकि उनको तो पीस के हिसाब से मिलना था। तो इस तरह से हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आप देख सकते हैं, दोनों के मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बताए हैं, क्योंकि दोनों के डिसएडवांटेज जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसका डिसएडवांटेज इसका एडवांटेज है और इसका डिसएडवांटेज इसका एडवांटेज है। मतलब आप इसको एडवांटेज के लिए क्रॉस कर सकते हैं। ऑब्वियसली डिसएडवांटेज हमें जल्दी समझ में आते हैं और अच्छाइयाँ हमें थोड़ी लेट समझ में आती है, इसलिए मैंने दोनों के डिसएडवांटेज बताए। अगर आपको कोई एडवांटेज बोलेगा तो क्या करेंगे आप, पीस वेज के डिसएडवांटेज विल बिकम द एडवांटेज ऑफ टाइम वेज। कैसे आप बोल सकते हैं, वहां पे क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स अच्छा होता है, वहां पर आपका रॉ मटेरियल वेस्टेज नहीं होता, वहां मशीन की लाइफ भी ज्यादा चलती है, वहां पे चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स वगैरह भी कम होते हैं, ट्रेड यूनियन खुश रहती है, सभी एम्प्लॉइज को मिनिमम सैलरी मिल रही होती है और इसके अलावा हेल्थ हैजार्ड्स भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम उनको बता सकते हैं कि ये जो यहाँ के डिसएडवांटेज थे वो यहाँ के क्या बन जाएंगे, एडवांटेज बन जाएंगे। सिमिलरली टाइम वेज के डिसएडवांटेज विल बिकम द एडवांटेज ऑफ पीस वेज। ओके, सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। अब मैं आगे चल रही हूँ और जो मुझे आगे बताना है आपको वो ये बताना है कि जो टाइम वेजेस हैं, जो टाइम वेज वर्कर हैं, उनके हम लोग जो टाइम का ध्यान रखते हैं वो दो तरह से रखते हैं। वन इज कॉल्ड एज टाइम कीपिंग एंड अदर इज कॉल्ड एज टाइम बुकिंग। नाउ व्हाट इज टाइम कीपिंग एंड व्हाट इज टाइम बुकिंग? पहले इसको समझते हैं कि टाइम कीपिंग क्या चीज है और टाइम बुकिंग क्या चीज है, राइट। तो टाइम कीपिंग के लिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो हमारे को टाइम कीपिंग की जो डेफिनेशन दी जाती है वो क्या दी जाती है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉइज अटेंडेंस टाइम, राइट। कितनी देर वो वहां पर रहा, व्हाट इज द टाइम प्रेजेंट, अटेंडेंस टाइम और द टाइम फॉर विच ही इज प्रेजेंट, राइट। बट टाइम बुकिंग क्या चीज है? अगर हम टाइम बुकिंग के ऊपर चलते हैं तो टाइम बुकिंग के अंदर हमें कहा जाता है इट इज अ मेथड in which activity of an employee is recorded, or you can say the time for which he actually worked. उसने कितनी देर काम किया, आया तो वो 9 घंटे था मगर उसने काम सिर्फ 6 घंटे किया, बाकी टाइम वो लंच पे था, गप्पे मार रहा था, हाय हेलो कर रहा था, वेट कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, दैट इज कॉल्ड एज टाइम बुकिंग, राइट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं आइडल टाइम। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, आइडल टाइम, क्योंकि कितने टाइम रहा और कितने टाइम उसने काम किया। मान लीजिए उसने 9 आवर्स के लिए वो प्रेजेंट था और 6 आवर्स के लिए उसने काम किया, दैट मीन्स 3 घंटे वो खाली था, 3 घंटे वो इधर उधर वेस्ट कर रहा। उसने कहाँ वेस्ट किया वो अभी आइडल टाइम के टॉपिक पे समझेंगे। फॉर टाइमिंग में अभी आपको समझाने जा रही हूँ। ओके, सो हमने अभी एम्प्लॉय कॉस्ट में जितना भी समझ लिया वो हमने सीखा डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर क्या है, उसके बाद हमने सीखा टाइम वेज और पीस वेज क्या है, डिसएडवांटेज दोनों के हमने लिखे पॉइंट्स, और हमने ये पॉइंट्स अगर आपने लिखने हो तो अब आप मेरे को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और इसके अलावा टाइम बुकिंग और टाइम कीपिंग का हमने देखा कि टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग क्या चीज है। तो टाइम कीपिंग क्या हुआ, टाइम कीपिंग हुआ उस टाइम को रिकॉर्ड करना जो वो था वहां पर, और टाइम बुकिंग क्या था, टाइम बुकिंग वो टाइम था जब उसने एक्चुअली में काम किया। ओके, सो अभी मेरे को आपको सबसे पहले सिखाना है मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग। आई होप आपने जो पिछले नोट्स हैं वो पॉज करके नोट डाउन कर लिए होंगे, राइट। सो मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग, देखिए वैसे बहुत सारे ऑब्सोलीट मेथड्स भी हैं, अभी हमारे जो मॉड्यूल्स हैं वो धीरे धीरे रिवाइज हुए हैं और हम लोगों को सिर्फ लेटेस्ट मेथड्स ही यूज करने हैं। सबसे पहला मेथड आता है अटेंडेंस रजिस्टर। जैसे आपके स्कूल में एक अटेंडेंस रजिस्टर था, उस अटेंडेंस रजिस्टर में और इनके अटेंडेंस रजिस्टर में फर्क क्या है, वहां पे तो आपके सिर्फ प्रेजेंट और एब्सेंट लगती थी, जबकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय का टाइम लिखवाते हैं, राइट।
सो इट इज अ मैनुअल रिकॉर्ड. ये एक मैनुअल रिकॉर्ड है जहां पर we record the time of arrival, where the time of arrival is recorded. कितने बजे आया जी, राइट? आप लोगों ने कई बार किसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के गेट पे भी देखा होगा कि वो लोग रजिस्टर लिखवाते हैं और बोलते हैं कि अपना टाइम लेके जाइए, अपना फोन नंबर लेके जाइए. तो वहाँ एम्प्लॉय नंबर लिखा, आपने सिंपल उसके आगे टाइम डाल दिया, और उसके बाद एंड वी ऑल्सो रिकॉर्ड, एंड ऑल्सो और क्या रिकॉर्ड किया जाता है, एंड डिपार्चर टाइम इज ऑल्सो रिकॉर्डेड. आने का टाइम, जाने का टाइम, दोनों रिकॉर्ड होगा. तो आते समय भी वो अपनी एम्प्लॉय कोड के आगे एंट्री होगा. नॉर्मली तो हमने देखा है कि जैसे बड़ी कंपनीज में जहां अभी भी अटेंडेंस रजिस्टर है, अभी तो धीरे धीरे अटेंडेंस रजिस्टर आउटडेट हो गया, खास करके जो बड़ी कंपनीज है. जो मिडिल कंपनीज भी है वो भी यूज कर रही है अटेंडेंस रजिस्टर. वो क्या करती है, एक प्रिंटेड फॉर्मेट होगा जहां पे एम्प्लॉय का नाम और उसका कोड लिखा होता है. अब उसके डेली के शीट पर उसको आते समय वो अपना टाइम डालेगा और जाते समय भी वो अपना टाइम डालेगा. या गार्ड्स डालते हैं उनका टाइम कि आप कब आ रहे हो, आपका एम्प्लॉय कोड क्या है, एम्प्लॉय कोड है 6720. ओके, 6720 क्या लिख दिया कि आपके आने का टाइम है 9:05. सो इस तरह से हमारा अटेंडेंस टाइम रिकॉर्ड हो जाता है, और ये मैनुअली किया जाता है, और नॉर्मली स्मॉल कंपनीज टू मिडिल कंपनीज में आज भी यूज हो रहा है, राइट? नंबर 2, अच्छा, अटेंडेंस रजिस्टर में प्रॉब्लम क्या आती है? अटेंडेंस रजिस्टर में प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हम लोग किसी किसी के साथ, एम्प्लॉय के साथ मिल जाते हैं, तो हम लोग कभी फेक अटेंडेंस भी लगवा देते हैं. चल मेरी भी अटेंडेंस लगा दियो, अपनी भी लगा दियो, राइट? तो हमारे प्रॉक्सीज वगैरह के भी चक्कर पड़ता है. और इसके अंदर एक और प्रॉब्लम पड़ती है कि यहाँ पर कई बार हम गार्ड से मिल गए, आए लेट थे, जल्दी लिखवा दिया, कुछ इस तरह की तकलीफें भी आती हैं, राइट? नंबर 2 is called as token method, also called as metal disk method. सभी एम्प्लॉयज का एक टोकन होता है, उनके पास अपना अपना टोकन होता है. तो जब भी वो आएंगे वो टोकन डिपॉजिट करा देंगे, और जब भी वो जाएंगे अपना टोकन लेके जाएंगे, राइट? तो जितने भी टोकन नहीं आए हैं इसका मतलब वो एब्सेंट है, और जितने भी टोकन आ गए हैं इसका मतलब वो लोग आ गए हैं. तो उसके ऊपर, उस टोकन के ऊपर इंग्रेव्ड एम्प्लॉय का नंबर होता है, वो अपने आएंगे. जबकि ऑब्सोलीट हो गया काफी मेथड, ये अब ज्यादा यूज नहीं होता है, मगर फिर भी आपको, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ कंपनी, बहुत थोड़ी कंपनीज में इसको यूज किया जा रहा है, खास करके जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे बिल्कुल ही कोई विलेजेस में है, रूरल एरियाज में है, वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जहाँ पे ट्राइबल एरियाज के साथ काम हो रहा है, वहां पर उनको एक टोकन दे दिया जाएगा. जब वो टोकन आएगा उस टाइम हम उनकी रिकॉर्डिंग कर देंगे, उसके अंदर अटेंडेंस लिख देंगे, और जब वो जाएगा तो हम उसका टोकन उसको वापस कर देंगे, राइट? सो द लेबर सबमिट their टोकन while coming and take back while going. खास करके जो बहुत ही पुअर रूरल इलाके हैं, जहां पर कई बार क्या होता है, लेडीज काम कर रही हैं, अब जरूरी नहीं कि वो रोज ही आए. अब उनके साथ क्या है कि कभी उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई बच्चा बीमार हो गया तो वो नहीं आ रही है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सभी जो भी काम करने वाली लेडीज हैं उन सबको टोकन दे देते हैं. जैसे पापड़ इंडस्ट्री में भी होता है, या बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, जैसे जूट इंडस्ट्री है, उनके अंदर भी क्या होता है कि वो लोग आती है और वहां पे काम करती है और उसके बाद चली जाती है. अब वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो क्या करते हैं, हम सबके पास अपना अपना एक टोकन होता है. वो आती है, गेट पे अपना टोकन सबमिट करती है. गेट पे एक बंदा बैठा है, वो सिर्फ उसका उस टोकन नंबर को देख करके उसका नोट डाउन कर लेगा कि वो एम्प्लॉय आज आई है, उसकी अटेंडेंस लग गई है, और जब वो जाएगी तो अपना टोकन नंबर लेके जाएगी. सिंपल, राइट? So this is not a very good method. This is now, and more or less it is an obsolete method. अभी ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है ये मेथड, क्योंकि ये बहुत लोअर इलाकों में तो ठीक है, मगर जहां भी थोड़ा सा भी एजुकेशन क्लास आना शुरू हो जाता है तो ये दिस इज अ वेरी वेरी ऑब्सोलीट मेथड. नेक्स्ट इज द पंच कार्ड मेथड या पंच कार्ड अटेंडेंस. दीज आर ऑल नाउ नंबर 3 एंड नंबर 4 आर, जो पहले वाले दोनों मैनुअल थे और अब हमारे के सारे ऑटोमेटेड मेथड सारे. पंच कार्ड का क्या मतलब है? द एम्प्लॉइज विल बी हैविंग देयर एम्प्लॉय कार्ड, राइट, देयर आई कार्ड और एम्प्लॉय कार्ड, जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड. दे हैव देयर ओन कार्ड. उनके पास अपना एक कार्ड होता है जो कि उनके आई कार्ड के जैसा होता है, या उनका आई कार्ड ही मान लीजिए. सो जो मशीन है वो क्या करेगी,
they will punch, they will record attendance through a card reader. राइट, सो ये लोग क्या करेंगे, ये बेसिकली कार्ड रीडर के थ्रू अपना काम करते हैं. सिंपल लाइक क्रेडिट कार्ड या आपके आई कार्ड्स होते हैं. आजकल तो स्कूल्स में भी यही चलना शुरू हो गया, पंच कार्ड सिस्टम हो गया. हर बच्चे का आई कार्ड होता है. स्कूल पे अपने पी करेंगे, उसके बाद वो चल देंगे. राइट, तो जो मशीन है वो आपका सिर्फ कार्ड को स्कैन करेगी और उसके बाद आपकी अटेंडेंस लग जाएगी. सो दिस पंच कार्ड विल बी हैविंग, इन इस पंच कार्ड के ऊपर क्या होगा, उनकी पूरी डिटेल्स होती है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स होती है, QR कोड्स वगैरह होते हैं जो स्कैन करते हैं और उसके बाद मशीन उसका पूरा डेटा अपने अंदर डाल लेती है कि हाँ जी ये एम्प्लॉय इतने बजे आया, इतने बजे, उसका ऑटोमेटिक सिस्टम्स के थ्रू वो हो जाता है. एंड नंबर 4 इज जो आजकल आ रहा है सबसे पॉपुलर, वो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम. व्हाट इज बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम? बायोमेट्रिक इज बेसिकली रिकॉग्नाइजिंग अ पर्सन. इसमें बायोमेट्रिक सबसे सेफ है क्योंकि यहाँ पर हम एम्प्लॉय की जो आइडेंटिफिकेशन है इज डन थ्रू ईदर थंबप्रिंट या फिर फेशियल रिकॉग्निशन, राइट, और रेटिना रिकॉग्निशन. ये बायोमेट्रिक आप लोगों ने आजकल फोन में भी देखा होगा क्योंकि हमारे थंबप्रिंट से फोन खुल रहे हैं या हमारे फेस रिकॉग्निशन से फोन खुल रहे हैं या हमारे रेटिना से फोन खुल रहे हैं. सो वो सेम तरीके से वो मशीन भी काम करती है, वेयर द एम्प्लॉय विल बी जस्ट पुटिंग द थंब प्रिंट और दे विल जस्ट स्टैंड बिफोर द कैमरा एंड दे विल रिकॉग्नाइज अ फेस. वो उनका सिर्फ फेस रिकॉग्नाइज करेंगे, उनका थंब प्रिंट देखेंगे और उसके बाद उनकी पूरी अटेंडेंस वगैरह प्रॉपर्ली वो लोग नोट कर लेते हैं. तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि this is almost a foolproof method. This is a foolproof method, right? This is a foolproof method. इस मेथड के अंदर जो प्रॉक्सीज का है वो भी नहीं लगता कि इवन कार्ड में भी क्या होता है कि भाई मेरा कार्ड भी ले जाइए, पंच कर दियो, है ना. तो जैसे दोनों पड़ोसी हैं, दोनों एक ही कंपनी में जा रहे हैं या एम्प्लॉइज की एक पूरी कॉलोनी है जहाँ पे सारे एम्प्लॉइज रहते हैं, वो अपना कार्ड के अपने दोस्त का कार्ड भी पंच कर देगा. हर बंदे को तो याद नहीं ना कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया. मगर बायोमेट्रिक में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपकी रेटिनास के थ्रू स्कैंड है, जैसे हमारे आधार कार्ड है या हमारे फोन के भी हैं, तो दे आर ऑलमोस्ट फुल प्रूफ नाउ. तो इस तरह से हमारे पास ये जो मेथड्स आ रहे हैं ये एक तरह से परफेक्ट मेथड्स आ रहे हैं और अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स और बढ़ती जा रही है, इनके अंदर और रिफाइनिंग शुरू हो गई है. तो वी मे बी हैविंग मोर टाइप ऑफ फैसिलिटीज इन दिस थिंग, बट फॉर टाइमिंग यहाँ पर मैनिपुलेशन और प्रॉक्सीज का जो स्कोप है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. सो दिस इज आवर टाइम कीपिंग मशीन्स, राइट. सो टाइम कीपिंग मशीन्स के अंदर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर टेक्नोलॉजी. हमारे इसके अंदर जो कुछ पहले प्रॉब्लम्स हुआ करती थी वो अब प्रॉब्लम्स नहीं रही हैं. और टाइम बुकिंग के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं कि आपको इतना काम करना है, इतने बजे तक करना है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हम रिपोर्टिंग्स लेते हैं या उनकी एफिशिएंसी देखने के लिए उनका एक पर्टिकुलर काम में दिया जाता है और उस काम के ऊपर देखा जाता है कि इसे कितने टाइम में कर लिया, राइट. सो टाइम बुकिंग के लिए ऐसे कोई डिवाइसेस नहीं है, बस दिस इज डन बाय द सीनियर्स. नॉर्मली सीनियर अपने जूनियर करते हैं या उनके काम को देख करके देखते कितना काम करके लाए एंड सो ऑन. द क्वालिटी ऑफ द जॉब इज आल्सो टेकन, राइट. तो ये हमारा हुआ टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग. अब मैं आगे जा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि हमारे सभी डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं. सो हमारे पास एक टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता है, मतलब जो गार्ड्स के पास या जो भी आपके टाइम कीपर्स हैं, राइट, ये पूरा का पूरा अटेंडेंस रखने के लिए है. इसके अलावा हमारे पास एक HR डिपार्टमेंट होता है जिसको पर्सनल डिपार्टमेंट भी बोलते हैं. ये दोनों के दोनों अपनी इंफॉर्मेशंस देते हैं एक डिपार्टमेंट को जो कि अकाउंट सेक्शन में है, इसको कहते हैं पेरोल डिपार्टमेंट, राइट. ये पेरोल डिपार्टमेंट को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि देखो जी ये हमारे अटेंडेंस है, ये हमारे एम्प्लॉय की डिटेल है, यहाँ से एम्प्लॉय की डिटेल आती है कि क्या उसकी बेसिक सैलरी है, क्या उसका हमने क्या प्रोफाइल है, क्या है. और टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट से हमारे पास आता है उसका अटेंडेंस. दोनों चीजें मिली और उसके अकॉर्डिंगली पेरोल डिपार्टमेंट ने उसकी सैलरी बनानी है. दैट मीन्स दे विल बी गिविंग वेज शीट्स.
right? They will be giving wage sheets. In this wage sheets, what do we have? We have a accounting department, right? अब इस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में क्या होगा? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के जाने के बाद दे विल डिडक्ट सम अमाउंट, जैसे कि आप लोगों ने शायद टैक्स पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि पीएफ की डिडक्शन होती है और जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो डिडक्शंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो भी एम्प्लॉय का डिडक्शन वगैरह करना है वो सब किया जाता है। और उसके बाद फिर ये जो अमाउंट बनता है वो कहाँ जाता है? जो उस बंदे को, जो एम्प्लॉय को मिलना है वो एम्प्लॉय को मिल जाता है, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जानी है वो हमारे जैसे पीएफ अथॉरिटी है या जो भी हमारे स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं उनके पास चला जाता है। जैसे टैक्सेशन का डिडक्शन होना है, जैसे पीएफ हो गया, टीडीएस हो गया, इस तरह के जो भी अमाउंट हमने सैलरी में से कट किए थे वो सारे के सारे टैक्स डिपार्टमेंट में, पीएफ डिपार्टमेंट में वहां जमा हो जाएंगे। और जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो बंदे को जो है वो इसको कहते हैं इन हैंड सैलरी, या दिस इज नॉर्मल वर्ड्स, इट इज कॉल्ड एज इन हैंड सैलरी, और हम इसको बोलते हैं नेट सैलरी, राइट? नेट अमाउंट, नेट वेजेस, इस तरह से हम उसको बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ काम होता है। तो टाइम कीपिंग और एचआर डिपार्टमेंट से डिटेल्स आती हैं, उनको मिलकर के वेटशीट बनती है। वेटशीट को अकाउंट डिपार्टमेंट भेजा जाता है, जहां से वो देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या कट होना है, टीडीएस के जाना है, पीएफ के जाना है, और सो मेनी थिंग, ईएसआई होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो भी अभी मैं डिस्कस करूंगी। उसको करने के बाद एम्प्लॉइज को, स्टैट्यूटरी बॉडीज को अपनी अपनी चीजें मिल जाती हैं और सबको जो भी मिलना होता है वो हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि मैम क्या क्या चीजें डिडक्ट होंगी? लेट्स सी डिडक्शंस। व्हाट आर द टाइप ऑफ डिडक्शन इन अ सैलरी? ये चीज आप लोगों ने टैक्स के अंदर भी पढ़ी होंगी, मगर मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 इज प्रोविडेंट फंड, राइट? नंबर 1 इज प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय की सैलरी से कट होता है। जितना एम्प्लॉय की सैलरी से कट होगा उतना ही एम्प्लॉयर भी देगा। मतलब कि पीएफ के अंदर जो एम्प्लॉय के रिटायरमेंट की तैयारी होती है, ना सिर्फ एम्प्लॉय के सैलरी से कटता है, सेम अमाउंट एम्प्लॉयर भी देता है। मतलब एम्प्लॉयर ना तो सिर्फ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, राइट? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी भी देगा और साथ में उसके जितना पीएफ उसका कटा उतना एम्प्लॉयर को भी देना है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड। ओके, नंबर 2 is called as ESI, also called as Employee State Insurance Scheme. हर एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ इंश्योरेंस का अमाउंट कट होता है जो कि उसके फर्दर हेल्थ इंश्योरेंस इस सब में काम आता है। सो दिस इज ऑल्सो दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन to ESI is also deducted, right? Okay, number 3 is TDS, tax deducted source. TDS क्यों कटता है जी? TDS ऐसे कटेगा कि जो एम्प्लॉय की सैलरी बन रही है उनमें से ऑब्वियसली कुछ एडवांस टैक्स, कुछ TDS कटना होता है। सो दिस इज एज पर द टैक्स लॉज, एज पर टैक्स लॉ। तो जो एम्प्लॉय की सैलरी में से टीडीएस कटेगा वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंचा दिया जाएगा, माइनस टीडीएस करा जाएगा और ये जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट को, राइट? और कभी कभी किसी किसी एम्प्लॉय के प्रोफेशनल टैक्स भी होता है। ये प्रोफेशनल टैक्स जो है ये नॉर्मली स्टेट लेवल का टैक्स है, हर जगह नहीं लगता है और हर सबको नहीं लगता है। ये सब प्रोफेशनल्स, जो बिजनेस प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह है उनको लगता है। तो जो इस तरह के है जिनको प्रोफेशनल टैक्स के राइम में आते हैं उनको ये सब चीजें देनी पड़ेगी, राइट? और कुछ वॉलंटरी भी होते हैं, ये तो कंपल्सरी वाले हैं। इसके अलावा कुछ वॉलंटरी भी है। दीज आर कंपल्सरी डिडक्शंस, दीज आर कंपल्सरी डिडक्शंस जो कटने ही कटने हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इनको स्टैट्यूटरी डिडक्शन से बोला जाता है। और कुछ अदर डिडक्शंस भी होते हैं कि जैसे किसी को अपने प्रोविडेंट फंड में ज्यादा अमाउंट देना हो, वो भी हो सकता है। कोई बेनिवोलेंट फंड है, कोई लोन डिडक्शन है, मतलब कि कुछ वॉलंटरी डिडक्शंस भी हैं। जैसे किसी एम्प्लॉय ने लोन ले रखा था तो वो लोन वापस भी तो करेगा ना, तो लोन डिडक्शंस। ओके, नंबर 2 इज सम बेनिवोलेंट फंड डिडक्शन,
कि हमने कुछ एक बेनिवोलेंट फंड बना रखा है फॉर द बेनिफिट ऑफ सम से पुअर पीपल और सम चिल्ड्रन एजुकेशन, तो सब एम्प्लॉय से बोला जाता है कि भी अगर आप में से कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहे तो दे सकता है. दिस इज कॉल्ड एज बेनिवोलेंट फंड. एंड नंबर 3 इज अवर सम अदर एडवांसेस वगैरह, कोई और एडवांस वगैरह ले रखा है तो उनका भी डिडक्ट हो जाता है. सो ये वॉलंटरी है, लेंगे तो कटेगा, नहीं लेंगे तो नहीं कटेगा. सिंपल सिंपल बात. ओके. सो आज हम लोगों ने एक तरह से एम्प्लॉयज का पूरा ओवरऑल देखा कि एम्प्लॉयज डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं. एम्प्लॉयज को हमने देखा था कि वेज पेमेंट कैसे करता है, टाइम वेजेस और पीस वेजेस के अकॉर्डिंगली. डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन टाइम वेज पीस वेज दोनों पॉपुलर है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम वेजेस ही होता है, पीस वेज भी बहुत पॉपुलर है. सो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, जहां पर भी पर यूनिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, एंड इट इज इजियर टू मोटिवेट ऑन पर यूनिट बेसिस, तो हम लोग पर यूनिट भी देते हैं. राइट. इसके अलावा हम लोगों ने सीखा टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग. और टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग में हमने समझा कि जितने टाइम लेबर फैक्ट्री में है वो हमने कहा कि टाइम प्रेजेंट है, दैट इज टाइम कीपिंग. और टाइम बुकिंग का मतलब जितनी देर उन्होंने एक्चुअली में काम किया था वो इंपॉर्टेंट है. तो ये हो गया. और उसके बाद फिर हम लोगों ने टाइम कीपिंग के 4 मेथड सीखे, 2 मैनुअल और 2 ऑटोमेटिक या मैकेनिकल. तो पंच कार्ड सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम तो मैकेनिकल थे, और आपके अटेंडेंस रजिस्टर और टोकन मेथड ये दोनों के दोनों मैनुअल थे. ओके. ये हो गया. और उसके बाद फिर हमने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से सैलरी कैसे बनती है वो सब सीखा, और क्या क्या डिडक्शंस होती हैं वो भी देखा. अब अगली क्लास में आप लोगों को कुछ और चीजें कराने जा रही हूँ, तो दैट इज आइडियल टाइम के बारे में बताऊंगी, तो वो पढ़ेंगे अगली क्लास में. उसके बाद फिर हमने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं. ठीक है. सी इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.